कहते हैं, क्योंकि हॉट एयर का ब्लास्ट किया तो कोक जो है बर्न करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कोक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन आप देख सकते हो, ये एक्सोथर्मिक है। कोक प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 395 किलो जूल्स ऑफ हीट इज़ लिबरेटेड। सो उसके बाद जो है हमारा दूसरा जोन, थोड़ा सा अपर पार्ट जो है ब्लास्ट फर्नेस का, उसको हम जोन ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निचले जोन में बनी है, ये हमारी जो है इट रिएक्ट्स विद मोर ऑफ द कोक टू फॉर्म CO। और यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो कि CO2 फ्रॉम कंबस्टन जोन, यहाँ पर कोक जो है फ्यूज़न जोन में, दोनों मिलकर CO बना रहे हैं, और टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। निचले जोन में 1600 था, लेकिन यहाँ पे कम हो गया क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आप देख सकते हो -164 किलो जूल्स ऑफ हीट इज़ लिबरेटेड। सो CO जो पिछले जोन, इस जोन में बन रही है, जोन ऑफ फ्यूज़न में, ये जो CO बन रही है, इसने क्या करना है, इट रिड्यूसेस, ये आयरन ओर है Fe2O3। तो यहाँ पर जो है हमारी रिएक्शन होंगे Fe2O3 प्लस CO, Fe3O4 प्लस CO2, Fe3O4 जो है फिर से CO के साथ रिएक्ट करके FeO बना रहा है, और ये FeO फिर से CO के साथ रिएक्ट करके आयरन मेटल, मोल्टन मेटल बना रहे हैं। अब आते हैं हमारे पास मिडल ऑफ द फर्नेस के, इसमें जो हम थोड़ा सा अपर पार्ट में आ गए, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। कि मिडल ऑफ द फर्नेस का टेम्परेचर जो है और कम हो जाएगा, 800 से 1000 डिग्री रह जाएगा। यहाँ पर जो हमने लाइम ऐड किया है, लाइमस्टोन, वो जो है डिकम्पोज होगा कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये निकल जाएगी। लाइम जो है फ्लक्स का काम करेगा। ये लाइम जो है इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि सिलिका के साथ, और फ्यूजिबल स्लैग बन जाएगा CaSiO3। लाइम प्लस सिलिका एज इम्प्योरिटी, जिसको गैंग कहा जाता है, और ये स्लैग बन गया कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। सो उसके बाद हमारे पास जो है टॉप ऑफ द फर्नेस को हम जोन ऑफ रिडक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर और कम हो गया है, 400 से 600 डिग्री सेल्सियस रह गया। यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर आ रही है, अपकमिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, ये Fe2O3 को आयरन में रिड्यूस कर देगी। जो अपर पार्ट में Fe2O3 है उसको भी रिड्यूस कर देगी, और अपने आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो आयरन बन रहा है पिछले पार्ट्स में भी, मिडल ऑफ दिस फर्नेस में भी, और यहाँ पर भी जो आयरन बन रहा है, नेचुरली ये हैवी है, ये नीचे मूव करना शुरू कर देगा। कि ये दिस आयरन मूव्स डाउन स्लोली एंड मेल्ट्स इन द फ्यूज़न जोन, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और जब नीचे मूव कर रहा है हमारा आयरन, तो क्या होगा कि रास्ते में इट डिज़ोल्व्स एलिमेंट्स लाइक कार्बन, फास्फोरस एंड सिलिका, और अल्टीमेटली दिस आयरन कलेक्ट्स एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस फ्रॉम वेयर इट इज़ रिमूव्ड। आपको मैंने दिखाया था डिफरेंट होल्स, मोल्टन आयरन का होल, वहाँ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। स्लैग विच फ्लोट्स ऑन द मोल्टन आयरन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द अदर आउटलेट। सो जो मोल्टन आयरन हमें मिलेगा ब्लास्ट फर्नेस की बेस में से, उसको हम कास्ट आयरन और पिग आयरन कहते हैं। तो यहाँ तक थी एक्सट्रैक्शन ऑफ कास्ट आयरन। अब आता है दूसरा स्टेप कि कन्वर्जन ऑफ कास्ट आयरन इनटू रॉट आयरन। कि कास्ट आयरन और रॉट आयरन का डिफरेंस क्या है, सिर्फ कार्बन कंटेंट की परसेंटेज में है। सो कार्बन का कास्ट आयरन में हायर परसेंटेज है कार्बन की, रॉट आयरन में कम है। सो कास्ट आयरन को रॉट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कास्ट आयरन जो पिछले स्टेप में मिला है, उसको हमने हेमेटाइट के साथ हीट करना है, जो कि कार्बन को रिमूव कर देगा और इम्प्योरिटीज़ को भी, और हमारा कास्ट आयरन रॉट आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो रॉट आयरन के जो कार्बन कंटेंट है दैट इज़ 0.2 to 0.5% अलॉन्ग विद ट्रेसेस ऑफ सल्फर, फास्फोरस एंड मैंगनीज एट्सेट्रा। सो मैं जो है आपके सामने रखती हूँ कि मैन्युफैक्चर ऑफ रॉट आयरन, कि रॉट आयरन को हम कास्ट आयरन से बनाने के लिए जिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज पडलिंग प्रोसेस। सो ऑक्सीडेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज़ डन बाय आयरन ऑक्साइड, जो कि ओर है, एंड एयर। इस प्रोसेस को हम रेवर्बरेटरी फर्नेस में करेंगे। ये फर्नेस जो है स्पेशली डिज़ाइंड है कि इसके जो रूफ है लो है, ताकि ये जो है हॉट गैसेस और फ्लेम्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर सके और कास्ट आयरन मेल्ट हो जाए। और जो फर्नेस की हर्थ है उसको हमने, उसकी जो लाइनिंग है हेमेटाइट ओर की है।
और इसमें क्या करना है हमने, कास्ट आयरन इज़ प्लेस्ड ऑन दी हर्थ एंड इट इज़ मेल्टेड बाय हॉट गैसेस। और जब हमारा कास्ट आयरन मेल्ट हो जाएगा, इसको हमने स्टर करना है, पडल्ड, उस प्रोसेस को हम पडलिंग कहते हैं, पडल्ड विद लॉन्ग रोड्स, दैट इज़ कॉल्ड एज रेबल्स, टू ब्रिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद हेमेटाइट लाइनिंग। हेमेटाइट लाइनिंग जो है ऑक्साइड्स को लाइनिंग ऑक्सीडाइजेज इम्प्योरिटीज़ लाइक कार्बन, सल्फर, सिलिका, मैंगनीज एंड फास्फोरस इनटू देयर ऑक्साइड्स। सो ये रेवर्बरेटरी फर्नेस की पिक्चर भी है कि ये जो है ये इसकी रूफ़ है, लो लाइंग रूफ़ है, ये हर्थ है हेमेटाइट की बनी हुई, यहाँ पे हमने अपना जो ओर है कास्ट आयरन उसको रखा है, और यहाँ पर जो है फ्यूल की बर्निंग से हॉट गैसेस फ्लेम्स जो हैं इससे मेल्ट होगा हमारा कास्ट आयरन और डिफरेंट रिएक्शंस होंगे। सो आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ कैसे होगी। अगर कार्बन इम्प्योरिटीज़ है तो हेमेटाइट लाइनिंग जो है आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आयरन और सल्फ़र डाइऑक्साइड में, सिलिकॉन है तो फिर से आयरन और सिलिका, मैंगनीज़ है तो Fe + MnO, और फास्फोरस है तो P2O5 + 10Fa। इनमें से जो है ये यहाँ पर एरोज़ लगे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड बीइंग गैसियस ऑक्साइड्स लीव द फर्नेस एज फ्लू गैसेस, और जो बाकी ऑक्साइड्स हैं जैसे कि मैंगनीज़ का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, ये स्लैग बनाएंगे। सो विद द रिमूवल ऑफ कार्बन एंड सल्फ़र इम्प्योरिटीज़, जब ये रिमूव हो जाएंगी एज देयर ऑक्साइड्स, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है आयरन का इंक्रीज़ हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन राइजेज एंड इट स्टार्ट्स सॉलिडिफाइंग। उस मटेरियल को, सेमी सॉलिड मटेरियल को जिसमें स्लैग है, आयरन प्लस स्लैग, दैट इट इज़ टेकन आउट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज बॉल्स और ब्लूम्स एंड इट इज़ बीटन विद steam hammer to remove out as much of slag as possible. The product so obtained is called as the wrought iron. And wrought iron is used for making magnets, dynamos for electric motors, and it is also used for manufactures of anchors, nails, bolts and chains etc. तो ये तो था हमारा कि conversion of cast iron into wrought iron. सो फिर से समरी में मैं आपको बता दूं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या किया है कि वेरियस टर्म्स ऑफ मेटलर्जी जैसे कि मिनरल, ओर, फ्लक्स, गैंग एंड स्लैग, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी जैसे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, वर्किंग ऑफ द ओर, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। फिर हमने आयरन ओर्स पढ़े, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आयरन पढ़ी, और उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर आयरन बाय के extraction of cast iron, then conversion of cast iron into wrought iron and manufacture of wrought iron। ये तो था सारा आयरन के बारे में। फिर से इन ब्रीफ हम जो है एक बार कर लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर इज़ नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, Froth flotation process is used for concentration of sulfide ores, purification of crude metal is referred as refining, cupellation is used for refining of silver when lead is present as impurity, germanium is used for the manufacture of semiconductors and is refined by zone refining, highly pure copper is obtained by electrorefining, titanium is refined by Van Arkel method, highly volatile metals like zinc, cadmium, mercury can be refined by distillation, the substance used to remove impurities from their ores is known as slag. Mond's process is used for refining of nickel. The three important commercial forms of iron are cast iron, wrought iron and steel. The impure form of iron obtained from blast furnace is called as pig iron or cast iron. Purest form of commercial iron is called as wrought iron. The most important ore of iron is hematite. Smelting of iron ore is generally carried out in a blast furnace. Impure iron obtained from blast furnace is called as pig iron. Carbon content of steel is more than wrought iron but less than cast iron. Out of the three commercial forms of iron, wrought iron has the maximum malleability. The only form of iron from which can be made hard and soft, that is called as the steel, and iron is the second most abundant element on the earth crust. So ये था सारा briefing of this lecture.
that is all about the metallurgy of iron. Thank you.